नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मूल अधिकारों हेतु उपचार, या जिसे आप आर्टिकल 32 या फिर जिसे आप रिट अधिकारिता भी कहते हैं उसके बारे में। तो इसको आपने मूल अधिकारों के उपचार के अलावा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी सुना होगा। ठीक है, रेमेडीज टू द फंडामेंटल राइट्स या फिर रेमेडीज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 32, या फिर हम डायरेक्ट बात करते हैं रिट के बारे में। तो रिट जो है केवल अनुच्छेद 32 में ही नहीं है। रिट अधिकारिता जो आपकी दी गई है वो अनुच्छेद 32 के साथ साथ अनुच्छेद 226 में भी है। अब आप सोचेंगे दो जगह पर क्यों है। एक जगह पर अनुच्छेद 32 में जो दी गई है वो रिट अधिकारिता दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, SC लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को। और अनुच्छेद 226 में जो दी गई है वो दी गई है राज्यों के उच्च न्यायालयों को, हाई कोर्ट्स को। ठीक है, ये दी गई है हाई कोर्ट्स को। ठीक, तो अब दोनों में अंतर क्या है, सेम क्या है? देखिए 5 प्रकार की रिट होती है आपकी, सबने नाम सुना होगा। तो पांचों प्रकार के रिट आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं, उनके नाम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, इसलिए क्योंकि इंग्लिश में ही नाम इनके याद कर लीजिए। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे डायरेक्ट हिंदी में लिख देगा को वारंटो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अधिकार परीक्षा क्या है, तो इनको नाम भी आप याद कर लीजिए। अब शुरू करते हैं रिट। देखिए रिट जो है ये आपको गारंटी देता है आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा की। ठीक है, ये भी एक प्रकार का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं, उनमें से रिट जो है ये अधिकारिता आपको सुरक्षा देती है आपके मूल अधिकारों के लिए कि अगर आपके मूल अधिकारों का किसी प्रकार से हनन होता है इन अधिकारों, इन आधारों पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से जहां चाहे जा सकते हैं। देखिए कोई एक बाध्यता नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद अगर आपके मन का फैसला नहीं आता है, आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो इसलिए आप पहले इसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उत्तर होगा कहीं भी। उसके बाद परंपरागत तथ्यों के अनुसार तो जो व्यक्ति पीड़ित है इससे, वही अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं रिट अधिकारिता को और भी विस्तृत किया, मतलब इसको बढ़ा दिया। इसका विस्तार करके क्या किया, इसके विस्तार के द्वारा PIL का सिस्टम आ गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिस्टम आया। अर्थात अब कोई व्यक्ति जो पीड़ित नहीं है या पीड़ित से किसी प्रकार से संबंध नहीं है, वो अगर लोकहित का मामला है कि इसको परेशान किया जा रहा है और इससे लोकहित का मामला जुड़ा हुआ है, तो वो जा सकता है PIL दाखिल करने। ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति इससे परेशान हो वही जाए, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे तो कुछ मामलों में ऐसा भी होगा कि पीड़ित व्यक्ति तो कोर्ट तक जा ही नहीं सकता, इसीलिए उसको इसका यूज किया जा रहा है, हैबियस कॉर्पस का। ठीक है, तो PIL का मैटर इसीलिए आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बयान है, इस बारे में प्रश्नों में पूछा जाता है। उन्होंने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बयान था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जस्टिस अय्यर ने कहा था कि अब आर्टिकल 32 के द्वारा ये वाद और वादी दोनों के बीच में केवल छोटे से मामले नहीं रहे, ये संकुचित अवधारणा नहीं रही, अब ये विस्तृत हो चुका है, अर्थात ये लोकहित से जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक और बात आती है कि संसद का क्या रोल है इसमें, संसद का रोल क्या है, क्योंकि अगर कोई कानून है, कोई अनुच्छेद है, कोई धारा है, तो संसद जरूर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि संसद को ही अधिकार है संशोधनों का। तो संसद अगर चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी यह अधिकार प्रदान कर सकती है, ये रिट के अधिकार। हालांकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, वो किसी और को भी ये रिट के अधिकार प्रदान कर सकती है, लेकिन किसी भी हालत में इनके अधिकार कम नहीं किए जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और को अधिकार प्रदान कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छीन लिए जाएंगे, ना, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी अन्य न्यायालय को भी अधिकार दिए जा सकते हैं यदि आवश्यकता हो, फिलहाल ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई संसद की बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात। अब आ गए आपके 5 प्रकार के रिट। पांचों रिट क्या होती हैं? रिट की स्पेलिंग ध्यान दे लीजिएगा, WRIT होती है। ठीक है, WRIT, कोई RIT नहीं लिखेगा। ठीक, पहला आपका जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। नाम से आपको स्पष्ट है कि बंदी को प्रत्यक्ष करना है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, अभी जो मैंने कहा कि केवल पीड़ित व्यक्ति नहीं, अन्य व्यक्ति भी वो यही काम करता है सबसे ज्यादा। किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, निरुद्ध किया गया है, ठीक है, अवैध तरीके से, केवल ऐसा नहीं है कि किसी को गिरफ्तारी का वारंट है तो उसको पकड़ा पुलिस ने तो जबरदस्ती करेगी कोर्ट छोड़, नहीं नहीं, अगर अवैध तरीके से किसी व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति या प्राधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, मतलब लीगल नहीं है उसको गिरफ्तार करना, जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, तो कोर्ट उसको प्रत्यक्ष करवा सकती है। इसका अर्थ ही है पेश किया जाए, सामने पेश किया जाए, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यूज इस मामले में होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसने भी किसी को अवैध रूप से निरुद्ध करके रखा हो। अगर अवैध रूप से उसको गिरफ्तार किया गया है, अपने पास रखा गया है, तो इसके द्वारा उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर वो अवैध नहीं है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। इस रिट के द्वारा निर्णय होते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना भी आवश्यक नहीं है। अब आते हैं अगली रिट पर, परमादेश, मैंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर लेंगे इसका अर्थ, तो हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देगा? न्यायालय, ठीक है, और कोई नहीं दे देगा। हम आदेश देते हैं किसको और किस लिए, बात यही होती है हर रिट में, किसको और किस लिए। तो हम आदेश देते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस पर लागू होगी? किसी व्यक्ति को, लोक प्राधिकारी को। लोक प्राधिकारी का मतलब समझते हैं ना, ऐसा व्यक्ति जो सिविल में नौकरी करता हो, जरूरी नहीं IAS PCSE हो, ठीक है, एक क्लर्क भी हो सकता है सरकारी। तो लोक प्राधिकारी को, ठीक है, जो सरकारी दायित्व निभा रहा हो उसको, कि वह ये कार्य कर सकता है, ये कार्य नहीं कर सकता, या अवैध रूप से नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, ठीक, आप जाते हैं किसी ऑफिस में, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसको जो उसका कार्य है वो कर ही नहीं रहा है, तो उस पर भी ये परमादेश लागू हो सकता है कि वो कार्य करे, ठीक, कार्य करे, लेकिन अवैध रूप से नहीं, ठीक है, लेकिन अवैध रूप से नहीं। आप देखें कि वो उस कार्य को करने के लिए ऑथराइज नहीं है, वो कार्य लीगल नहीं है, लेकिन वो आपसे घूस लेता है, पैसा लेता है, वो काम कर देता है, तो ये जो है आपका परमादेश के अंतर्गत आदेश दिया जाएगा कि व्यक्ति लोक प्राधिकारी वो कार्य करे, उसको फोर्स करेगा कोर्ट कि अपना काम करो जो तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन अवैध रूप से नहीं करो। इसके तहत एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके तहत आप प्राइवेट संस्था, या जिसे आप निजी संस्था कहते हैं, प्राइवेट संस्था या फिर संविदात्मक संस्था को आदेश नहीं दे सकते हैं, ठीक है। संविदात्मक संस्था को आदेश ये नहीं दिया जा सकता है भाई, वो प्राइवेट संस्था को जबरदस्ती ऑर्डर नहीं दे सकता है कोर्ट कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट संस्थाएं अपनी मर्जी की, और राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है, ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट भी इससे सुरक्षित हैं परमादेश से, गवर्नर और प्रेसिडेंट भी परमादेश से सुरक्षित हैं। तो ये हो गए परमादेश। अगला आता है आपका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ प्रोहिबिट किया जा रहा है। प्रोहिबिटेड मतलब जिसको मना कर दिया गया हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो दो रिट जो होती हैं आपकी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों किसके लिए होती हैं? अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके लिए ये लागू होते हैं कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र ये नहीं है, तुम जबरदस्ती इसमें टांग नहीं फंसाओगे, ठीक है। तो समझते हैं प्रतिषेध को। प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालयों के द्वारा, मतलब उच्चतर न्यायालयों के द्वारा, बड़े कोर्ट्स के द्वारा, कुल मिला के जान लीजिए, उच्चतर न्यायालयों द्वारा। दो ही को तो रिट अधिकार प्राप्त हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसके लिए? अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, या फिर न्यायिक अधिकरण हो, अर्ध न्यायिक अधिकरण हो, ठीक,
इनके लिए जारी किए जाते हैं कि ये आपकी अधिकारिता का मामला नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर उठ करके काम मत कीजिए, ठीक है। इनको मना किया जाता है। प्रतिषेध का मतलब हो गया आपका मना करना। लेकिन कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के लिए, न्यायालय के पास तो होती नहीं, लेकिन जिनके पास कार्यपालिका शक्तियां हैं, जिनके पास विधायी शक्तियां हैं, उनको नहीं मना किया जा सकता उनके कार्य करने से। और प्राइवेट संघ, प्राइवेट व्यक्ति को नहीं मना किया जा सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं रोका जा सकता है जो उसके क्षेत्र का कार्य है उसको करने से। लेकिन ये न्यायपालिका में सुधार के लिए किया गया कि लोअर कोर्ट्स मनमानी करना न शुरू कर दें। और ये तभी तक हो सकता है, प्रतिषेध की रिट तभी तक लग सकती है जब तक मामला लंबित हो कोर्ट में। लंबित का मतलब समझ रहे हैं ना, मैटर चल रहा है अभी कोर्ट में, लेकिन जब लंबित से आगे निकल करके डिसाइडेड हो गया, डिसीजन आ गया, तब आ जाएंगे आप उत्प्रेषण पे, सर्टनरी पर, ठीक है। तब आप उत्प्रेषण का प्रयोग करेंगे। उत्प्रेषण का भी प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों पर ही किया जाता है, बड़े न्यायालयों के द्वारा, ठीक है। तो उत्प्रेषण में क्या कहा जाएगा? उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतया सूचित करना या फिर मंगा लेना, ठीक है। पूर्णतया सूचित करना या फिर मंगा लेना। मंगा कौन लेता है? वरिष्ठ न्यायालय, ठीक है, मांग लेगा उससे। किस आधार पर करते हैं? इस आधार पर कि अधिकारिता का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकारिता का अभाव है, मतलब ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है जिस पर आप मैटर उठा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप हाथ डालें, अधिकारिता का अभाव है। या फिर नैसर्गिक न्याय का अभाव है। नैसर्गिक न्याय मतलब समझ रहे हैं, प्राकृतिक न्याय। नैसर्गिक न्याय का अभाव है आपके अंदर। या फिर वैधानिक गलती है। वैधानिक गलती मतलब लीगल रूप से फैसला नहीं दिया गया है, आपसे गलती हो गई है। 3 आधारों पर, 3 बातों के लिए वो इसको मंगा सकते हैं। अब आपने देखा कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में जारी किए जाते हैं, कार्यपालिका और विधायी शक्तियों पर उन पर जारी नहीं किए जाएंगे, केवल अधीनस्थ न्यायालयों के लिए होंगे। दोनों उन्हीं पर होंगे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है। उद्देश्य ऐसे अलग है कि प्रतिषेध जो है वो लंबित मैटर्स में मंगाया जाता है, जो लंबित मामले हैं, और उत्प्रेषण जिनमें डिसाइड कर दिया गया। क्योंकि वैधानिक गलती तभी होगी ना जब आपने निर्णय ले लिया है, तो निर्णय ले लेने के बाद भी मंगा लिया जाता है। इसमें चलते मामले को उठा लेंगे, इसमें निर्णय ले लिए गए मामले को उठा लिया जाता है, ठीक है। अगला आया अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। इसका अर्थ यही होगा कि आपने किस अधिकार से, ठीक, आपका हक क्या है, किस अधिकार से आपने कोई पद धारण किया है, कोई पद धारण किया है। और ये भी किनके खिलाफ आएगा? लोक प्राधिकारियों के खिलाफ, लाभ का पद धारण करने वालों के खिलाफ, ठीक है। प्राइवेट का मामला यहाँ कहीं नहीं है। आप लोक प्राधिकारी हो, लाभ का पद धारण कर रहे हो, तो और अगर आप उस पद के योग्य नहीं हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने किस अधिकार से ये पद धारण किया है। इस पर भी PIL पड़ सकती है कि नहीं। कोई जबरदस्ती का सांसद बना बैठा है, ठीक है, वो उस योग्य नहीं है, उसने बेईमानी की, चीटिंग की, उसके बाद वो बन गया। कोई अच्छे पद पर बैठा हुआ है, लोक प्राधिकारी है, और वो उसके योग्य नहीं है, मतलब फर्जी मार्कशीट लगा के आप बन गए हैं, किसी को पता चल गया, जरूरी नहीं डायरेक्ट कोर्ट को पता चले, किसी को पता चल गया, या फिर किसी अखबार की सूचना के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी तो वो आपसे जवाब मांग सकती है। 5 प्रकार की रेट का यूज कर सकती है PIL के तौर पे। तो आपसे अधिकार परीक्षा किया जाएगा, पूछा जाएगा आप किस अधिकार से इस पद को धारण करते हैं। अगर आप वाजिब उत्तर नहीं दे पाते हैं, खुद को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आपकी केवल इच्छा के अनुसार बने रहने के लिए आपको नहीं रहने दिया जाएगा, आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ ये हो गया। ये भी प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट पदों पर कार्य कर रहे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अब अगर आपकी कपड़े की दुकान है, आपको कपड़े के बारे में खास जानकारी नहीं है, फिर भी आपने खोल रखी है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि इसको तो कपड़े की जानकारी नहीं है, इसने कैसे खोल दी, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप खोल के बैठे, आपकी दुकान चले ना चले। लेकिन अगर आप लोक प्राधिकारी हैं, आप सरकार का पैसा ले रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जनता के सामने काम कर रहे हैं, तो आपको अधिकार परीक्षा का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा 5 प्रकार की
रिटें। अब एक नजर डाल लेते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है, दोनों की रिट में अंतर क्या है, किसकी अधिकारिता कम है ज्यादा है, किन किन मामलों पर, तो इस पे एक नजर डाल लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स में डिफरेंस के बारे में, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की पावर्स में। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है। इस मामले में थोड़ा सा हाई कोर्ट का अधिकार विस्तृत है कि वो मूल अधिकारों के साथ, मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, मूल अधिकार प्लस किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी, लेकिन संसद को आर्टिकल 139 अनुच्छेद 139 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट को और भी अधिकार दे सकता है कि वो भी किसी अन्य मामले पर रिट जारी कर सके। तो ठीक है, अभी तक तो हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी हो सकती है अगर संसद अपने अनुच्छेद 139 के तहत अधिकार का प्रयोग करे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि व्यक्ति जो याचिका लेकर के जाता है उनमें दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन एक बात होती है, अगर आप हाई कोर्ट गए, आपका मैटर गड़बड़ा गया, आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसको तो हाई कोर्ट पलट नहीं सकता है, उसको नहीं काट पाएगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हमेशा से सुप्रीम रहा है। ठीक है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आपका ऊपर हो जाएगा। बाकी के सभी अधिकार दोनों में बराबर हैं कुल मिलाकर के। क्षेत्र का मामला अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार किसका प्रभुत्व ज्यादा रहेगा, तो हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार प्रभुत्व पूछा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत पे अधिकार रखता है। हाई कोर्ट जिस राज्य का होगा या जिन 2 या 3 राज्यों का उस समय कार्यभार देख रहा होगा उनके लिए होगा, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए होगा। तो ये हो गए आपके मूल अधिकारों हेतु उपचार, आर्टिकल 32 और 226, जिन्हें आप रिट्स कहते हैं। तो पांचों प्रकार की रिट अगर समझ में आई, अगर वीडियो अच्छा लगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।